एक बार की बात है, एक बहुत संपन्न परिवार था जिसमें रमन, उसकी पत्नी और एक बेटी थी। रमन का अनाज का खेत था और वो उसी में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाया करता था। सुनिए जी, आजकल आप इतना सवेरे खेतों में चले जाते हैं और देर रात को वापस आते हैं, ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसीलिए क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। अगर मैंने अभी फसल को बारिश से पहले तैयार नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाकी लोगों की फसल जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले बीज बोए थे, पर तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए हम बाद में व्यवस्था कर पाए। ओह, तो ये बात है। ठीक है, आप खूब मेहनत करिए और देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। फसल भी बारिश से पहले ही तैयार हो जाएगी। रमन और उसकी पत्नी सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी बेटी राधा आ गई और बोली, हाँ पिताजी, आप जरूर सफल होंगे और इस साल हमारे खेत में सोने जैसी फसल भी लहलहाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रमन को बहुत खुशी होती है और वो हंसते हुए उससे कहता है, बिल्कुल ठीक कहा बिटिया रानी। अपनी पत्नी और बेटी के मुंह से सवेरे ही ऐसी प्रोत्साहन देने वाली बातें सुनकर रमन भी खुशी खुशी खेत जाता है। वहाँ जाकर रमन मेहनत भी खूब करता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। रमन और बाकी किसानों के अंदेशे से पहले ही इससे रमन के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये सब क्या हो गया? मैंने तो सोचा था बारिश होने में अभी वक्त है। ये इतनी जल्दी कैसे बरसात का मौसम आ गया? अब तो मैं बर्बाद हो गया। मेरी फसल सारी नष्ट हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? रमन अपना सर पकड़कर रोने लगता है। उसकी पत्नी और बेटी पास बैठे ये सब देख रहे थे। देखिए, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। हम जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, हम किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, पर आप रोइए मत। हाँ पिताजी, मत रोइए ना। आपको ऐसे रोता हुआ देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। रमन अपनी बेटी और पत्नी की खातिर चुप हो जाता है, मगर उसका मन अंदर से बहुत भारी था। वो बहुत बड़ी मुसीबत में जो फंस गया था। कुछ ही दिन में उसके घर में तंगी होने लगी। सुनिए जी, सारा राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा? हाँ, कह तो सही रही हो तुम। मैं भी सोच रहा था कि गांव के बड़े सेठ के पास जाऊं और कुछ पैसे उनसे उधार मांग लूं। जैसा आपको ठीक लगे, मगर जल्दी कुछ करना होगा। रमन सेठ के घर गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। गांव के ऐसे कई छोटे छोटे किसान जो अचानक आई बारिश की मार से परेशान थे। रमन भी उसके साथ जमीन पर बैठ गया। सेठ कुछ देर बाद किसी राजा की तरह आया। हाँ भाई, बताओ क्या मदद चाहिए तुम सबको? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं ना कि अचानक हुई बारिश ने हमारे साथ कैसा धोखा किया। हमारी सब फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब हम अपने अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि अगली फसल होने तक हमें पैसे उधार दे दे। उससे हम अपना घर भी चला लेंगे और नई फसल भी लगा देंगे। हाँ, तो ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उधार देने के लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार हूँ। बस तुम्हें मुझे 2 गुना ब्याज चुकाना पड़ेगा। सेठ की ये बात सुनकर तो सभी किसान दंग रह गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? हाँ सेठ जी, साधारण ब्याज चुकाने में ही हमारी कमर टूट जाती है और ऐसे में आप हमसे दुगना ब्याज मांग रहे हैं जब हम पहले से ही बर्बाद हुए पड़े हैं। किसानों की ये बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने ही तुम लोगों को बर्बाद किया है। अरे मैं तो तुम लोगों को ऐसे समय में पैसे देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, वरना कहाँ से आते पैसे तुम्हारे पास? और तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। अब देखो, पैसे लेने हैं तो लो, वरना कोई बात नहीं। सभी गरीब किसान परेशान थे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्हें सेठ से ही दुगने ब्याज पर पैसे लेने पड़े। रमन भारी मन से घर वापस आता है। क्या हुआ, पैसों की कुछ व्यवस्था हुई क्या? हाँ, हो गई है। बस 2 गुना ब्याज चुकाना पड़ेगा इसका। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारी परिस्थितियां भी तो बहुत ज्यादा खराब है, क्या ही कर सकते हैं। सब मजबूर थे। ये बड़े सेठ जैसे लोग किसी के नहीं होते।
ये खुद भी एक समय में दूसरों के खेतों में काम किया करता था और आज बड़ा आदमी बन गया है तो सब भूल गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? आप ये सब मत सोचिए और ये सोचिए इस धन से हम खेतों में लाभ कैसे पा सकते हैं, और हमें इसका दोगुना ब्याज भी तो चुकाना है, उसका भी सोचिए। सही कहती हो सुनीता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना कहीं मैं और बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। रमन सोच लेता है सेठ से लिए धन से वो खेतों में इतना फायदा कमाएगा जिससे वो ब्याज भी चुका सके और उसका घर भी चल जाए। मगर किस्मत तो रमन के साथ खेल खेलना चाहती थी। इस बार रमन के खेतों की फसल में कीड़े लग जाते हैं और सारी फसल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद तो रमन बुरी तरीके से टूट कर बिखर चुका था। सुनीता, सब बर्बाद हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई, सेठ से लिया सारा धन भी खर्च हो गया और घर में अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? तुम भी बताओ। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करे। तभी उनकी बेटिया राधा रोते हुए उनके पास आती है। माँ, पिताजी, बहुत भूख लग रही है, माँ आपने कुछ बनाया नहीं क्या? बेटी रो मत, अभी कुछ बनाती हूँ, तब तक तुम बाहर जाकर खेलो। सुनीता के कहने पे राधा बाहर चली जाती है। उसकी जाते ही सुनीता रमन से कहती है, सुनिए, आप पड़ोस से एक मुट्ठी चावल मांग कर ले आइए ना, मैं उससे राधा बिटिया के लिए खिचड़ी बना दूंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी पड़ोस से एक मुट्ठी चावल लेकर आता हूँ। रमन उठता है और पड़ोस में चला जाता है। घर पर कोई है क्या? रामू भैया। रमन की आवाज सुनकर रामू निकलकर बाहर आ जाता है और गुस्से में उससे कहता है, क्या है भाई, क्यों आवाज लगा रहे हो? अच्छी खासी नींद में सो रहा था मैं। माफ करना रामू भैया, मगर क्या आप मुझे एक मुट्ठी चावल दे सकते हैं? राधा बिटिया भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? यहाँ मेरे घर में क्या अनाज की बोरियां रखी हुई है क्या? चलो निकलो यहाँ से, शर्म भी नहीं आती ऐसे भीख मांगते हुए। चलो जाओ, निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, नींद भी खराब कर दी मेरी। अपने पड़ोसी रामू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमन को बहुत दुख होता है, मगर वो खाली हाथ घर भी नहीं लौट सकता था। इसीलिए वो गांव के दूसरे घरों में एक मुट्ठी चावल मांगने पहुंच जाता है। चाची, एक मुट्ठी चावल दे दो, मेरी बिटिया भूखी है, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। अरे जाओ जाओ यहाँ से, गरीब भिखारी कहीं की, निकलो यहाँ से। इसी तरह गांव के सब लोग रमन को एक मुट्ठी चावल देने से इनकार कर देते हैं। ये सब होने की वजह से रमन पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आज तक कभी मेरे परिवार में ऐसी समस्या नहीं आई थी और अब अचानक से ये सब क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इस तरह से तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। रमन वही बैठकर रोता रहता है और कब रात हो जाती है उसे पता तक नहीं चलता। अंधेरा हो गया है, लेकिन क्या मुंह लेकर लौटूं अब घर? मेरी बच्ची वहां भूखी है और मैं उसके लिए एक मुट्ठी चावल तक नहीं ले जा सकता। रमन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं। वो साधु रमन को इतना परेशान देखकर रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतना हताश होकर यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें घर नहीं लौटना? बाबा, घर लौटने के मुझ में हिम्मत ही नहीं बची, तो कैसे लौटूं? क्या? मगर ऐसा क्यों है बेटा? रमन साधु को सारी बात बता देता है। साधु भी बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। पुत्र, ये समय का खेल है और समय तो एक राजा को भी कब रंग बना देता है, पता ही नहीं चलता। आज तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त में हो, मगर कल को ये भी बदल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। साधु अपने झोले में हाथ डालते हैं और उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालकर रमन के हाथ में रख देते हैं। ये लो,
एक मुट्ठी चावल, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अनाज दिया है। नहीं नहीं, शुक्रिया मुझे मत कहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब तुम्हारा समय का चक्र आगे बढ़ेगा और तुम्हारा ये दुख अब खत्म हो जाएगा। ये एक मुट्ठी चावल तुम्हारी तकदीर बदल देगा, मगर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। क्या? किस बात का ध्यान रखना होगा बाबा? जब सब कुछ पहले जैसा या पहले से भी बेहतर हो जाएगा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें उन्हें भी माफ करना होगा। तुम उनकी भूल खुद नहीं दोहराओगे, और जब सब ठीक हो जाएगा, तब ये एक मुट्ठी चावल ये तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। मैं तुम्हें इसी पेड़ के नीचे मिलूंगा। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी बातें नहीं भूलूंगा। फिर वो एक मुट्ठी चावल लेकर रमन अपने घर लौट जाता है। उधर सुनीता घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। रमन को देखकर सुनीता रमन से कहती है, कहाँ थे आप? इतनी देर बाद क्यों लौट रहे हैं? पता भी है मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि कहीं आपने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। अरे नहीं नहीं सुनीता, तुम ये सब मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। और ये लो, एक मुट्ठी चावल, इससे तुम राधा बिटिया के लिए खिचड़ी बना दो। ठीक है, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। सुनीता के कहने पे रमन हाथ मुंह धोने चला जाता है और सुनीता उस एक मुट्ठी चावल से खिचड़ी बना देती है। अजीब बात तो ये थी कि सिर्फ एक मुट्ठी चावल से भी तीनों लोगों का पेट भर जाए, इतनी खिचड़ी बनती है। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है भला? क्या क्या हो सुनीता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। राधा बेटी आओ, खिचड़ी खा लो, आप भी बैठ जाइए। सुनीता अपने पति और बेटी को पेट भर भोजन खिलाती है और खुद भी खिचड़ी खा लेती है, मगर वो देखती है अभी भी बर्तन में थोड़े चावल के दाने बचे हुए थे। इसे रख देती हूँ, सुबह धुल दूंगी। सुनीता बर्तन वैसे ही रख के सो जाती है। रमन और राधा भी खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। साधु बाबा से मिलने के बाद तो जैसे रमन का सर हल्का हो गया था। सुबह जब सुनीता उठती है और बर्तन धोने जाती है, तब वो चौंक जाती है। अजी सुनिए, उठिए, ये देखिए, देखिए ये क्या हो गया? क्या क्या हो सुनीता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? नहीं नहीं, आप जल्दी उठिए और ये देखिए, ये वही बर्तन है जिसमें कल रात मैंने खिचड़ी बनाई थी। हाँ तो इसका मैं क्या करूं? क्या देखना क्या है इसमें? कल रात इस बर्तन में कुछ चावल के दाने बचे थे। आज उन चावल के दानों की जगह सोने के चावल है। देखो तो। ये सुनकर तो रमन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। क्या? सोने के चावल के दाने? दिखाओ तो। रमन बर्तन देखता है, चौंक जाता है कि वाकई में बर्तन में सोने के चावल पड़े थे। ये तो चमत्कार हो गया सुनीता। हम पर भगवान मेहरबान हुए हैं। इससे तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। धन्यवाद भगवान। सही कहा आपने। आप इन सोने के चावलों को बेच दीजिए, उससे हमें जो धन मिलेगा हम फिर से खेती में लगा देंगे और उस सेठ को भी उसका धन ब्याज सहित लौटा देंगे। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं अभी जाता हूँ और इन चावलों को बेच आता हूँ। फिर क्या था, रमन उन सोने के चावलों को बेच देता है और उससे मिले धन की वजह से रमन की किस्मत पलट जाती है। उस धन को खेतों में लगाने से खेतों में दोगुना फायदा होने लगता है और बाकी बचे पैसों से रमन एक बड़ा घर खरीद लेता है। यही नहीं, रमन सेठ को भी उसके पैसे दोगुना ब्याज के साथ लौटा देता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और रमन गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। एक दिन की बात है। सुनीता, देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। कैसी लगी तुम्हें? और राधा बिटिया, उसके लिए नई गुड़िया लेकर आया हूँ। ये क्या? इसकी क्या जरूरत थी जी? पिछले हफ्ते ही तो लाए थे आप। अरे तो क्या सुनीता, अब हम पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं और यही तो वक्त है जब हमें खुलकर जीना चाहिए और पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
हाँ वो तो ठीक है, मगर सुनीता कुछ कहती उससे पहले ही रमन के घर कुछ गरीब किसान आ जाते हैं। उनमें से एक रामू भी था, जिसने मुसीबत के समय में रमन को एक मुट्ठी चावल देने से इनकार कर दिया था। उसे देखकर रमन को सब कुछ याद आ जाता है। आओ आओ रामू भैया, बताओ कैसे आना हुआ। वो रमन भैया, भारी बारिश की वजह से सब किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। आपसे कर्ज लेने आए हैं, मगर हम आपको ब्याज सहित पूरा कर्ज समय पर लौटा देंगे। ये सुनकर रमन हंसने लगता है। हाँ हाँ जरूर, भले इसमें कहने वाली क्या बात है। ले जाओ, जितना कर्ज लेना है ले जाओ, मगर तुम सबको ये पैसे 2 महीने में वापस करने होंगे, वो भी दुगना कर्ज के साथ। रमन की ये बात सुनकर सभी किसान चौंक जाते हैं और साथ साथ पास में खड़ी सुनीता भी। रमन भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? दोगुने कर से बचने के लिए तो हम आपके पास आए थे। गांव के दूसरे सेठ भी हमसे दोगुना कर्ज ले रहे हैं। हाँ रमन भैया, हमें लगा था कि आप हमारी ही तरह किसान हो तो हमारा दुख समझोगे। अरे अरे, मुझे अपने में मत गिनना, मैं कहां से तुम्हारी तरह हो गया। जरा खुद को देखो और फिर मुझे देखो। गरीब भिखारी कहीं के, 2 गुना ब्याज पर कर्जा लेना है तो लो, वरना चलते बनो। रमन की इस बात पर कुछ किसान तो निराश होकर लौट जाते हैं, मगर कुछ को मजबूर होकर कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन सब के जाने के बाद सुनीता रमन के पास आती है और उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे थे? ये आप क्या कह रहे हैं? आप भला उन गरीब किसानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने भी कितनी गरीबी के दिन देखे हैं। अगर हम उनका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे सुनीता, तुम कुछ नहीं जानती। ये वक्त इन गरीबों को समझाने का नहीं है, बल्कि खुद के फायदे कमाने का है। और मैं कोई धर्मशाला खोलकर बैठा हूं क्या यहाँ पर, जो इन सब गरीबों की मदद करता रहूं? भला मैं इनके लिए अपना नुकसान क्यों करूं? मगर इसमें नुकसान कैसा? हम उन्हें कम ब्याज में भी तो धन दे सकते हैं ना? ओफो सुनीता, अगर तुम्हें उन सब के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ये घर छोड़कर अपने माता पिता के पास जा सकती हो, वो भी इन्हीं गरीब किसानों की तरह गरीब जो हैं। ये कहकर रमन वहाँ से चला जाता है और सुनीता को रमन की इस बात का दुख पहुँचता है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। रमन की आंखों पर तो इस वक्त घमंड की पट्टी जो बंधी हुई थी। इन सब के बीच वो साधु बाबा की कही हुई सारी बातें भूल चुका था। साथ साथ उसे एक मुट्ठी चावल की बात थी। एक दिन जब रमन अपने घर में सुकून से सो रहा था और सुनीता भी राधा के साथ कहीं बाहर गई थी, रमन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कोई है? घर में कोई है? ओहो, कौन आ गया इतनी दोपहर में मेरी नींद खराब करने? रमन घर से निकलता है और देखता है घर के बाहर वही साधु बाबा खड़े थे, मगर रमन उन्हें पहचान नहीं पाता और गुस्से में कहता है, क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? साधु ये सुनकर मुस्कुराते हैं और रमन से कहते हैं, लगता है तुमने पहचाना नहीं पुत्र। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे समय का चक्र तुम्हें इतना ऊपर ले आया है। ये सुनकर रमन को कुछ कुछ याद आता है। अच्छा अच्छा, याद आया। मगर आप यहाँ पर क्यों आए हैं बाबा जी? दक्षिणा देने के लिए मेरे पास व्यर्थ का पैसा नहीं है, बताओ क्या काम है? ये सुनकर साधु को थोड़ा अजीब लगता है। मैं यहाँ कोई दक्षिणा लेने के लिए नहीं आया, बल्कि तुमने जो मुझे वचन दिया था वो याद दिलाने के लिए आया हूँ। मगर रमन तो अपने पैसों के घमंड में इतना चूर था कि उसे ना तो अब सही गलत की पहचान थी और ना ही अच्छे बुरे की। देखो बाबा, मेरा समय बहुत कीमती है और मुझे आपके साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। अगर भीख चाहिए तो सीधा सीधा बोलो ना, ये बातें क्यों घुमा रहे हो आप? भीख का नाम सुनकर साधु महाराज क्रोधित हो जाते हैं और रमन से कहते हैं, मूर्ख, जिसने तेरी मुश्किल घड़ी में मदद की तू उसी को अपमानित कर रहा है। मैं चुटकी घुमाते ही तुझे फिर से राजा से रंक बना सकता हूँ, समझ में आया? अरे जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाओ। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और भीख तो ऐसे मांगते हैं
जैसे इन्हीं का ही घर हो और इनसे ही कर्ज लिया हो। चलो निकलो यहाँ से, पड़ा आया। इतना कहकर रमन गुस्सा में फिर से घर के अंदर चला जाता है और साधु महाराज वहीं दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया था मैं वो तुमसे वापस छीनता हूं। तेरे पास जो पहले था अब वो तेरे पास नहीं रहेगा। ये कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और चुटकियों में रमन का विशाल घर एक छोटी झोपड़ी में बदल जाता है। वहां रखी सभी ऐशो आराम की चीजें गायब हो जाती है और ये देखकर रमन के तो होश उड़ जाते हैं। मेरा घर, मेरी दौलत, कहाँ चले गए सब? मेरा आलीशान बिस्तर, नहीं नहीं। रमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वहीं झोपड़ी में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपनी बेटी राधा और सुनीता का ख्याल आता है। ये सोचकर रमन सुनीता और राधा को ढूंढने के लिए झोपड़ी से बाहर निकलता है। अरे ये सुनीता अब तक राधा को लेकर क्यों नहीं लौटी? मगर उसे वो दोनों कहीं नहीं दिखते। उसी वक्त सामने से एक बूढ़ी औरत गुजर रही होती है जिन्हें रमन पहले से जानता था। काकी, रुको काकी, तुमने कहीं सुनीता और राधा को देखा क्या? क्या? कौन सुनीता, कौन राधा? अरे काकी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, तुम जानती तो हो उन्हें। क्या तेरी पत्नी? तू पागल हो गया है क्या रमन? तेरी कोई पत्नी कहाँ है? इतना कहकर काकी वहाँ से चली जाती है और रमन को कुछ समझ नहीं आता। वो पूरे गांव में सुनीता और राधा को ढूंढता है मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती और आखिर में वो अपनी झोपड़ी पहुँचता है जहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ये सब क्या हो रहा है? एक ही दिन में मेरा घर, मेरा धन सब चला गया और सुनीता, राधा, वो दोनों कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को उनके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है, जैसे वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। तभी रमन को झोपड़ी के कोने में एक मुट्ठी चावल दिखाई पड़ते हैं और उसे साधु महाराज के शब्द याद आते हैं। वो एक मुट्ठी चावल लेकर भागता हुआ उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां वो साधु बाबा से पहली बार मिला था और उसका शक सही निकलता है। साधु महाराज वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही रमन उनके चरणों में गिर जाता है। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। उठो, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ बाबा, और मैं अपना वचन पूरा करने के लिए आया हूँ। ये लीजिए बाबा, आपके एक मुट्ठी चावल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। नहीं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुमने गांव के उन गरीब लोगों के साथ और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ भी बुरा व्यवहार किया है। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो गए थे कि तुम्हें सही गलत का रास्ता भूल ही गए थे। हाँ महाराज, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी पुत्री मुझे लौटा दीजिए, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ये एक मुट्ठी चावल रख लीजिए। इतना कहकर रमन फिर से साधु के चरणों में गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। तुम्हारे पास सुबह तक जो कुछ था वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, मगर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। अब तक तुमसे जो गलतियां हुई उनका पश्चाताप करने के लिए गरीबों की मदद करनी होगी, लोगों का भला करना होगा, तभी तुम्हारे पाप मिटेंगे। ठीक है बाबा, मैं सब कुछ करूंगा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए और ये एक मुट्ठी चावल रख लीजिए। लेकिन साधु महाराज वो चावल लेने से मना कर देते हैं। नहीं नहीं, इसे तुम अपने घर में रखो, जब तक ये तुम्हारे पास रहेंगे तुम्हारे घर में बरकत कभी कम नहीं होगी। मगर याद रखना, अगर फिर से तुमने ये गलती दोहराई तो फिर से तुम सब कुछ खो दोगे और वो तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर रमन साधु से एक बार फिर से माफी मांगता है
और अपने घर वापस लौट जाता है। वो देखता है उसका बड़ा सा घर वापस लौट आया था और अंदर से उसकी बेटी राधा दौड़ते हुए आती है और उसे गले लगाती है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना याद किया। चलिए खेलते हैं। सुनीता भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को देखकर रमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो सुनीता, आज से मैं कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। अब चलो अंदर चलते हैं। अगले दिन से ही रमन अपना धन गरीबों की मदद करने में लगा देता है और फिर वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।